नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCC स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 के एग्रीकल्चर सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इससे पहले हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, टॉलरेंस। न्यूफेल्ट कहते हैं, जब हम किसी दूसरे के बिलीव को, प्रैक्टिसेस को बिना उसके साथ शेयर किए हुए रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज टॉलरेंस। हमारे इंडियन कल्चर में टॉलरेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा अकबर के दीन इलाही में, सुलहकुल में रिस्पेक्ट टू ऑल पे एम्फोसिस किया गया है। अशोका का जो धम्म है वो बुद्धिस्ट पॉलिसी पे बेस्ड है। वासुदेव कुटुंबकम, इसमें बताया गया है कि पूरा अर्थ एक फैमिली की तरह है। सर्वधर्म संभाव, हमें सारे धर्मों का समान आदर करना चाहिए। कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, रविदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई है। इनकी विविध रचनाओं में हम टॉलरेंस को अनुभव कर सकते हैं। गांधी जी का तालिस्मान है, सेकुलरिज्म की भावना है, जो कि सर्वधर्म संभाव को समर्पित है। टॉलरेंस का हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये उनका सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के प्रति टॉलरेंस ही था, जो कि लव में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसीलिए उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। और शायद यही भावना हम इंसान को इंसानियत सिखाती है और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जैसा कि हम जानते हैं, एग्रीकल्चर हमारे कंट्री की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। और इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स पूरे होने के बावजूद आज भी ये रूरल पॉपुलेशन के लिए मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उनके लिए ये मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और ये हमारे इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे मेजर फैक्टर है, ये इंडिया की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के थ्रू ये इकोनॉमी के सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। बट इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसको हम एंशिएंट टाइम्स के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ग्रेन्स को लार्ज ग्रेनरी में स्टोर किया जाता था। हड़प्पा से जो सील प्राप्त हुई हैं उनमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर इस पूरे सिस्टम की हायरार्की को समझें, फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स। इनके द्वारा जो भी प्रोड्यूस होता है उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है, जिसमें डैमेज पार्ट को हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, फिर है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। यहाँ पे इसे पेस्ट के लिए और डिजीज के लिए ट्रीट किया जाता है। फिर इसे मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। आखिर स्टोरेज की, ट्रांसपोर्ट की, मार्केटिंग की नीड क्यों है? एक्चुअली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग का एफिशिएंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देखने को मिलते हैं। फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता, लॉजिस्टिक में बहुत सारे बॉटलनेक देखने को मिलते हैं, सप्लाई चेन एफिशिएंट नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी में कमी है, मार्केटिंग इनइफेक्टिव है और क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म में कमी है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस को देखें, एक्चुअली जो पेरिसेबल फूड इंडस्ट्री है वो बहुत ही क्रिटिकली डिपेंडेंट है स्टोरेज पे, लॉजिस्टिक पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। इनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्राइस पे बहुत बड़ा योगदान है। इनका बहुत बड़ा रोल है रूरल इकोनॉमी को एम्पावर करने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। हमारी कंट्री में स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो भी फूड ग्रेन्स हैं उनको प्रोक्योर करती है, स्टोरेज करती है और ट्रांसपोर्ट करती है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट करती है। कई सारे लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेती है। ऐसे प्रोजेक्ट जो फूड ग्रेन के स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग से रिलेटेड हैं उनके स्पीडी क्लियरेंस को फैसिलिटेट करती है। बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज की फैसिलिटी को अवेलेबल कराती है। जैसा कि हमने देखा वैक्यूम प्रोसेस स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जो फूड ग्रेन की लॉन्गर सेल्फ लाइफ को इंश्योर करती है। निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीप्ट को प्रमोट करती है। इस सिस्टम में क्या होता है, फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को किसी रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज में डिपॉजिट कर सकते हैं। उनको इसके अगेंस्ट में एक रिसिप्ट मिलती है, जिसके बेसिस पे वो बैंक से अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए बारो कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर करती है। एक स्कीम आई थी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम। इसमें कहा गया था जो फूड ग्रेन्स है ना, उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
कुछ स्टेट्स हैं जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं और इशू करते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर है विच इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि 1965 में क्रिएट हुई थी अंडर फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। इसकी मेन ड्यूटी है जो भी फूड ग्रेन्स है उसको परचेज करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ये फूड ग्रेन्स के ऑपरेशनल बफर स्टॉक को मेंटेन करती है और इस तरह से नेशन की फूड सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वेयर हाउसेस को डेवलप करना और उनकी वर्किंग को रेगुलेट करना। ये वेयर हाउस रिसिप्ट की निगोशिएबिलिटी को रेगुलेट करते हैं, एक तरह से वेयर हाउस बिजनेस की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एक है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। अब हम तीनों सेक्शन को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम की एक ऐसी एक्टिविटी जिसे हम प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक होल्ड करते हैं और प्रिजर्व रखते हैं। ये मार्केट में गुड्स के कंटिन्यूस फ्लो को इंश्योर करता है और जो भी पेरिसेबल सेमी पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है। एक तरह से डिमांड सप्लाई को एडजस्ट करके प्राइस को स्टेबल बनाता है। स्टोरेज की वजह से जो भी सीजनल गुड्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल हो पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बफर स्टॉक को मेंटेन करता है। हमारे स्टोरेज सिस्टम में कुछ इश्यूज़ हैं, कंस्ट्रेंट हैं, लाइक जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, स्पेस की कमी है, स्टोरेज के लिए साइंटिफिक मेथड नहीं यूज़ किए जाते, कैपेसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, रीजनल इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। स्टोरेज में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो FCI है, CWC है, उनके लिए प्रॉपर फंडिंग की कमी है। इन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। एक स्कीम है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम। इसमें ट्रांजिट लॉस को बचाने के लिए स्टेट लेवल पे ही प्रोक्योरमेंट और स्टोर किया जाता है। निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीव सिस्टम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है कि स्टॉकिंग लिमिट को रिलैक्स करता है और स्टोरेज में प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। एक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फ़ंड प्रोवाइड करता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके तहत स्टोरेज और कोल्ड चेन फैसिलिटी को क्रिएट किया गया है। विलेज स्टोरेज स्कीम, इसको बजट 2020 में अनाउंस किया गया था। इसको गांव में ही वोमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा चलाया जाएगा। ये फार्मर्स को होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। स्टोरेज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ फर्दर मेजर्स हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ बल्क ग्रेन हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फंडिंग है, साइंटिफिक स्टोरेज है, उसके इश्यू को एड्रेस करने के लिए FCI में रिफॉर्म की ज़रूरत है। स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करने में प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने की ज़रूरत है। पर इन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइज हो सके। जब तक स्टोरेज कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई ड्रास्टिक मेजर नहीं लिया जाएगा तब तक फूड ग्रेन का वेस्टेज हम रोक नहीं पाएंगे, जो मिलियंस ऑफ पुअर पीपल हैं उनकी फीडिंग को अफेक्ट करेगा। और नई फैसिलिटी को क्रिएट करने के साथ में जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं और ज़्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बन सके, विच में बी द ग्रेट स्टेप फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट सेक्शन है ट्रांसपोर्ट। कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और उसके बाद कोई इंडस्ट्री है वो है ट्रांसपोर्ट, और इन दोनों के ऊपर हमारे नेशन की वेलबींग डिपेंड करती है। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो फार्मर्स और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट होंगे और उन्हें बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल पाएगा। एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि यूनिट कॉस्ट कम से कम रहेगी और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन रोबस्ट लेवल पे मेंटेन रहेगी। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी तो फार्मर्स के लिए तो अच्छा मार्जिन होगा ही, साथ में कंज्यूमर्स के लिए भी ये अफोर्डेबल होगा। ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए मार्केट क्रिएट करता है और जियोग्राफिकल इकोनॉमिकल रीजन में इंटरेक्शन को इन्हांस करता है। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ इश्यूज़ हैं, लाइक मॉडर्न रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रॉपर कनेक्टिविटी की कमी है, हिमालय में कई सारे रूट्स सीजनली ब्लॉक्ड हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। किसान रेल, ये फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन है। इसमें बेसिकली रेफ्रिजरेटेड कोचेज हैं जो कि पेरिसेबल गुड्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बिना किसी डिटोरेशन के मार्केट तक पहुंचाते हैं। एक है कृषि उड़ान स्कीम, इसमें बाई एयर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस,
TMA। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की इंटरनेशनल मार्केटिंग को प्रमोट करता है। ये स्पेसिफाइड ओवरसीज मार्केट में इंडियन एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए ब्रांड रिकग्निशन को प्रमोट करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि अनकनेक्टेड विलेजेज में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लॉकडाउन के दौरान जो पेरिसेबल और फूड ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन चलाया गया था, इसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ और मेजर की ज़रूरत है। हमारे जो भी पेरिसेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, उनका करीब 1.9% रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और करीब 97.4% रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इस रेशियो को रेल के फेवर में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। दलवाई कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी कि पुअर स्टोरेज की वजह से, पुअर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो पर ईयर करीब 92,651 करोड़ होता है। और अगर स्टोरेज की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए करीब 89,375 करोड़ इन्वेस्ट किए जाए, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से कम है, देन वी कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इस डेटा को हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के आंसर में दे सकते हैं। जो भी एग्रो गुड्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। एक तरह से गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। किसी भी प्रोड्यूस की सेलिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज क्या है। इंडिया में सेवरल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में डील करते हैं। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रबड़, टी, कॉफ़ी, टोबैको, स्पाइसेस, वेजिटेबल के लिए स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग बॉडीज़ हैं। अगर हम मार्केटिंग के फंक्शन को देखें, एक्सचेंज में है बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज। फिजिकल फंक्शन में है ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन में है फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, मार्केट इंटेलिजेंस। इसकी इंपॉर्टेंस को अगर देखें, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेरिसेबल हैं और इन्हें अगर टाइम पे सेल नहीं किया गया देन इट बिकम वेस्टेड हार्वेस्ट, जिसमें कि इन्वॉल्व होती है लैंड, वाटर, लेबर, स्टोरेज। अगर मार्केटिंग सिस्टम अच्छा होगा तो फार्मर्स को प्रोड्यूस के बदले में हायर प्राइस मिलेगा। एक तरह से गवर्नमेंट के लिए ये सब्सिडी बर्डन को भी कम करती है। मार्केट में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की प्रॉपर मोनेटाइजेशन हो पाता है। एक तरह से ये इंटरमीडियरी के रोल को कम करता है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को फैसिलिटेट करता है। हमारे इंडिया के मार्केटिंग सिस्टम में कुछ इश्यूज़ हैं, कंस्ट्रेंट हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की कमी है। लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन देखने को मिलते हैं। कई सारी माल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं। मार्केट इन्फॉर्मेशन की कमी है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ की कमी है। सप्लाई चेन इफेक्टिव नहीं है एंड पुअर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, कंस्ट्रेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। इसके आंसर को ब्रीफली देख लेते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जो भी एग्री प्रोड्यूस्ड है उसको विलेज से सिटीज़ या मार्केट तक ले जाने के लिए प्रॉपर पक्के रोड की कमी देखने को मिलती है। ईजी और फास्ट ट्रांसपोर्ट के लिए डेडिकेटेड ट्रेन और वाटरवे का यूज ज़्यादा नहीं है। जो भी एपीएमसी मंडीज़ हैं उनमें लोकल पॉलिटिकल लीडर्स का इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पे इन फार्मर्स को बहुत ही कम रेट में सेल करना पड़ता है। एक रिपोर्ट है कि अपने सेल की रिटेल कॉस्ट का 25% ही फार्मर्स रिसीव कर पाते हैं। अनइवन रीच ऑफ प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। कई सारी मंडीज हैं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की कमी है। जो सप्लाई चेन है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। लॉन्ग मार्केट चैनल्स हैं। मल्टीपल इंटरमीडियरी देखने को मिलते हैं। जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो कि ग्रेन्स को कंट्री के डिफरेंट पार्ट में पीडीएस आउटलेट तक पहुंचाता है, उसका पेस बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से स्टोर हाउस में ही ग्रेन कई बार डिटेरिएट हो जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी की कमी है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नीति आयोग ने एक एस्टिमेशन दिया था, जो एग्री वेयर हाउसिंग की सप्लाई और डिमांड में जो डिफरेंस है, गैप है, वो करीब 35 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास है। मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं, जैसे कि ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि पैन इंडिया बेसिस पे जो भी रेगुलेटेड होलसेल मार्केट्स हैं उनको कनेक्ट करता है। एक पोर्टल है एग मार्केट। ये जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसके प्राइसेस की इन्फॉर्मेशन को मार्केट से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ट्रेडर तक फैसिलिटेट करता है। एक है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो कि एग्रीकल्चरल नीड के लिए टर्म लोन प्रोवाइड करता है। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के द्वारा
प्रमोट किया जाएगा टू प्रमोट बेटर प्रोसेसिंग, मार्केट, ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट। एक पोर्टल है MIEWS पोर्टल, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये एक तरह से फार्मर्स को एडवाइजरी प्रोवाइड करता है टू अवॉइड साइक्लिक प्रोडक्शन एज वेल एज एन अर्ली वार्निंग इन सिचुएशंस ऑफ ग्लट। मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और मेजर्स हैं। क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशन की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंकरेज करना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, फार्म गेट मॉडल, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके मार्केट से प्राइसेस से रिलेटेड जो भी क्राफ्ट इनपुट्स हैं उनमें प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, लाइक चाइना और US में वाइब्रेंट एग्री फ्यूचर मार्केट है, जो कि मार्केट इकोनॉमी के रिस्क को रिड्यूस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। चाइना ने कलेक्टिवाइजेशन के एडवांटेज को लेने के लिए कई सारे मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं और चाइना एग्री R&D पे भी काफ़ी स्पेंड करता है। ब्राज़ील फार्म लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए कई सारे इंसेंटिव पॉलिसी लेके आए हैं। APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट की जाने वाली स्टैट्यूटरी मार्केट कमेटी है। ये होलसेल मार्केटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना और फार्मर्स को एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल इश्यू है, कोई भी नया ट्रेडर है उसको मार्केट में एंटर करने के लिए लाइसेंस का बैरियर है, हाई इंसिडेंस ऑफ मार्केट चार्जेस और प्रोड्यूस के लिए स्टैंडर्ड ग्रेडिंग मैकेनिज्म की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। हमारी कंट्री के कई सारे पार्ट्स हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का लिमिटेड एक्सेस देखने को मिलता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो ज़्यादा है। मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम इश्यूज हैं। एफिशिएंट रियल टाइम इंफॉर्मेशनल चैनल्स की कमी है। जो फार्मर्स हैं उनमें अवेयरनेस की कमी है। फिजिकल APMC के लार्ज फिजिकल नेटवर्क होने के बावजूद एक नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट की कमी है। लिमिटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के मार्केट्स के होलिस्टिक रिफॉर्म के लिए कुछ वे फॉरवर्ड हैं। अगर हम स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में, मार्केटिंग में रिफॉर्म लेके आएंगे तो ये फार्मर्स के लिए रिम्यूनरेटिव प्राइसेस को इंश्योर करेगा और एग्रेरियन स्ट्रेस को कम करेगा। कई सारी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है लाइक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं और बहुत सारे एग्री टेक स्टार्टअप हैं जो AI बेस्ड सोल्यूशन पे काम कर रही हैं। APMC में रिफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर अपॉइंट कर सकते हैं। APMCs में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर सकते हैं। नाम को स्ट्रेंथन करके एक नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी असेसमेंट सर्टिफिकेशन को क्रिएट करके फार्मर्स ग्रुप को इंकरेज करके मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए। उसके लिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक लॉन्ग टर्म नेशनल पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हैं और साथ में स्टेट्स को प्रॉम्प्ट करना चाहिए कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए PPP मॉडल को प्रमोट करें। जो मार्केट फ़ी है, कमीशन चार्जेस हैं, उसको रेशनलाइज करके प्रोड्यूस की वैल्यू का मैक्सिमम 2% कर सकते हैं। जो हमारा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा रोबोस्ट करने की ज़रूरत है सो दैट फार्मर्स को ब्रॉडर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें ग्रेडिंग को, स्टैंडर्डाइजेशन को इनकरेज करना चाहिए। जो फार्मर्स ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बार्गेनिंग पावर को इन्हांस करने की ज़रूरत है और साथ में एक कंसिस्टेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।